अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आपके सिलेबस में एक ऐसा चैप्टर है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस तो होते ही हैं, जैसे फोर फीचर के, लेकिन उसके अलावा ये आपका बेस भी बनाता है ईसॉप चैप्टर में और बोनस शेयर्स में, बायबैक में, क्योंकि शेयर कैपिटल की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम शेयर कैपिटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है भाई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, टॉप करो पे नए हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज़ की जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो सारी की सारी मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ये रहा टॉप करो का, इसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आपको यही मिलती है। मैं जो भी आपको अनाउंसमेंट करता हूँ इसी चैनल पर करता हूँ। ठीक है, तो उसको गूगल लेंस से स्कैन कर लेना या फिर सर्च बॉक्स पे टॉप करो रेगुलेटरी डालना, आ जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर अ कंपनी, ऑथराइज कैपिटल इज ₹20 लाख, इशूड कैपिटल इज 15 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल इज 14 लाख, कॉल्ड अप कैपिटल इज 12 लाख, पेड अप कैपिटल इज 11,50,000। कह रहा है कौन सा अमाउंट आप शेयर कैपिटल में दिखाओगे अपने बैलेंस शीट में। तो सब्सक्राइब कैपिटल आपका, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, एक बार मैं आपको ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया होता है कि इतना पैसा आप रेज कर सकते हो मार्केट से कंपनी में यूज़ करने के लिए, वो ऑथराइज कैपिटल है। बट मान लो अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने कि 20 लाख रुपए आप पैसे रेज कर सकते हो थ्रू द शेयर्स, बट आपको 20 लाख की ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्या किया, लोगों को जो ऑफर किया 15 लाख के शेयर्स ऑफर किए, 15 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स को ऑफर किया आपने। ठीक है, तो ये आपकी इशूड कैपिटल हो गई। पर जो आपने ऑफर किया ज़रूरी नहीं है ना कि लोग आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स सारे के सारे शेयर्स खरीद ही लें या उनके लिए सब्सक्रिप्शन का फॉर्म भर ही दें। क्या पता 14 लाख का शेयर ही सब्सक्राइब हुआ है, इतने ही लोगों ने अप्लाई किया, 14 लाख के शेयर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया, तो 14 लाख आपका सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। लेकिन 14 लाख तो फेस वैल्यू आपकी है, जो शेयर्स लोग खरीदेंगे आपसे। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे को 15 लाख, मेरे को 14 लाख की अभी ज़रूरत नहीं है, मान लो मेरे को ज़रूरत है खाली 12 लाख रुपए की, तो मैंने कॉल किया सिर्फ 12 लाख रुपए की, अभी मेरे को 12 लाख रुपए दो, सबसे मिला करके बोला कि 12 लाख रुपए दो सब लोग, ठीक है, सबको मिला करके, और बचे हुए जो रुपए हैं मैं बाद में लूँगा आपसे मैं, तो वो अनकॉल्ड कैपिटल है अभी। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया, 12 लाख हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 12 लाख रुपए मांगे मैंने और उनके पास सब कुछ, सबका मिला करके 12 लाख रुपए उनके पास है ही नहीं, सबने अपना अपना हिस्सा दिया, लेकिन टोटल मिला के मेरे पास सिर्फ 11,50,000 रुपये आया, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो जो हम बैलेंस शीट में, फेस ऑफ द बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट दिखाते हैं, वो यही पेड अप कैपिटल दिखाते हैं जितना हमको मिल गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11,50,000, ऑप्शन नंबर ई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कंपनी हैज इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, द कंपनी हैज कॉल्ड अप ₹80 पर शेयर। कंपनी ने इशू किए शेयर्स 100 रुपए के, कंपनी ने कॉल किए हैं ₹80 पर शेयर। ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल आपका 100 रुपये है, मान लो एक ही शेयर है 100 रुपये, लेकिन अब कंपनी ने कॉल किए सिर्फ 80 रुपये। तो 100 रुपये जब फेस वैल्यू थी और जब कंपनी कॉल करती है कम 80 रुपये, ठीक है, ₹80 पर शेयर कर रखे हैं कॉल, तो उसको हम फुली पेड अप नहीं बोल सकते। एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है, जब फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू बराबर होगी, जब फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू, ये तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है, मैं बात कर रहा हूं जब फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू जब बराबर होती है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर भी दो चीजें आती है ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, जो आप नोट्स अकाउंट में दिखाते हो। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू है, अगर 100 रुपये मिल गए उस शेयर में तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, अगर 100 रुपये से कम मिले हैं तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। तो यहाँ तो 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, हमने मांगे ही 80 रुपये हैं, तो पूरी वैल्यू मिलेगी कहाँ से, 100 रुपये मिली कहाँ पाएंगे जब 80 रुपये मांग रहे हो, और 80 रुपये मांगने पर भी 60 रुपीज़ मिले हुए हैं। चलो वो तो बात की कहानी है, अगर 80 रुपये मांगने पर 80 रुपये भी मिल गए होते तो भी ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप ही रहता, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप ना होता, ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप ही होता, ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप नहीं होता। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब फेस वैल्यू बराबर होगी आपकी पेड अप वैल्यू की। ठीक है, यहाँ 100 रुपये मांगे थे, 60 रुपये मिले हैं, नहीं सॉरी 100 रुपये फेस वैल्यू है, 80 रुपये मांगे थे, 60 रुपये मिले हैं, तो ये है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन वगैरह और भी लिख रखे हैं डिटेल में, मैंने समझा दिया आपको, बट आप पढ़ सकते हो घर पे भी, पीडीएफ आपको मिली जाती है, ठीक है। जनरल एंट्रीज एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है अब। व्हेन अ कंपनी रिसीव्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड एडजस्ट इट टुवर्ड्स द अलॉटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी में आपको ज़्यादा पैसा मिल गया है, तो जब भी आपको एप्लीकेशन मनी में पैसा मिलता है ना, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट करते हो टू शेयर एप्लीकेशन करते हो, यही तो करते हो जब पैसा मिलता है आपको। और फिर जब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो तो क्या करते हो, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करते हो, क्लोज करते हो और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो, है ना। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगते हो। लेकिन शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल का जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफर हो पाएगा जितना आपने एप्लीकेशन में मांगा था और जितना आपको एप्लीकेशन में मिल गया है। अगर कुछ एडवांस दे रखा है किसी भी इंडिविजुअल ने, तो वो आप शेयर कैपिटल में अभी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर उसका क्या करोगे, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना कि शेयर एप्लीकेशन मनी को अगर सारे के सारे जो भी पैसा आपको मिला है, एप्लीकेशन का मनी जो मिला था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, बट बाकी जो एक्स्ट्रा आपको बैंक अकाउंट में आया है, बाकी जो एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट में आया है और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका अभी भी एक्स्ट्रा से क्रेडिट हो रखा है, क्योंकि डेबिट तो सिर्फ उतना अमाउंट किया होगा जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, तो बाकी क्रेडिट का क्या करोगे, बाकी आप अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर सकते हो, अलॉटमेंट में आप एडजस्ट कर सकते हो। कैसे करते हो बात सुनो। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, जब भी आप अलॉटमेंट करते हो शेयर्स का, तो अलॉटमेंट के पैसे मांगते हो, तो जब पैसे मांगते हो तो एंट्री क्या करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जब आप पैसे मांगते हो तो यही एंट्री करते हो, क्योंकि अमाउंट अब ड्यू हो गया। जब पैसा एक्चुअली मिल रहा होता है तो क्या करते हो, फिर बैंक अकाउंट डेबिट करते हो और ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था इसको क्रेडिट कर देते हो। जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था ना ऊपर यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हो क्रेडिट, क्योंकि बैंक से आपको पैसा मिल गया होता है। बट यहाँ पे आपको बैंक से पैसा पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कुछ तो ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, तो बाकी की एडजस्टमेंट आप शेयर एप्लीकेशन से कर लेना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्रेडिट क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इस केस में। तो यहाँ जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था इसको आपने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट वाले में, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए एडजस्टमेंट की, ठीक है। देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कहाँ पे है लिखा हुआ है। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, मैंने आपको बताया था, तो ये तो गलत है। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट हुआ है पर क्रेडिट बैंक कर रखा है, क्रेडिट बैंक नहीं होगा। शेयर एप्लीकेशन डेबिट यहाँ हुआ है सी वाले में, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आपने शेयर अलॉटमेंट में ही इसको एडजस्ट कर रखा है अमाउंट को, तो यही आंसर होगा। यही तो मैंने सिखाया था अभी आपको, बैंक से मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हो, अभी एप्लीकेशन से उठा के ले रहे हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, ईजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अ कंपनी कैन चार्ज ऑन द कॉल्स इन अरियर्स। पहले कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है इसको समझो। हमने पैसे मांगे, सामने वाली पार्टी ने हमको पैसे नहीं दिए, सामने वाले शेयर होल्डर ने हमको पैसे नहीं दिए, इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। और जो वो पैसे नहीं देते हैं उस पर हम उनका इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। पूछ रहा है मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो, और अगर मान लो किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, तो मिनिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देते हो आप एज पर टेबल एफ कंपनीज एक्ट में टेबल है जिसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रेट आप कितना चार्ज कर सकते हो और मैक्सिमम रेट आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो याद करने वाला, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होगा 10 और 12। जो मैक्सिमम रेट है जो कंपनी चार्ज कर सकती है कॉल्स इन अरियर्स पे वो 10% है, और जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी को देना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस पे वो 12% है। मतलब 12% से ज़्यादा भी दे सकती है इंटरेस्ट रेट और 12% भी दे सकती है, ठीक है, जिससे हमें कॉल्स इन एडवांस मिला होगा। लेकिन अगर कॉल्स इन अरियर्स है और आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है तो आप 10% कर सकते हो इंटरेस्ट चार्ज, या फिर उससे कम करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम इंटरेस्ट है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि कॉल्स इन अरियर्स वाले में मैक्सिमम है बट कॉल्स इन एडवांस वाले में मिनिमम रेट है, ठीक। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। शेयर होल्डर पेड दी फर्स्ट कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी दे दी है अलॉटमेंट मनी के साथ,
तो हाउ इज दिस एडवांस रिसीट ट्रीटेड इनिशियली? अरे बड़ा आसान है, जो भी आपको एडवांस में पैसा मिला है वो लाइबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि आपको आगे कॉल करोगे तब पैसा मिलना चाहिए था, बट पहले ही मिल गया तो लाइबिलिटी हो जाएगी। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी कॉल्स इन एडवांस है ना, हाँ। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट होता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। अ शेयर होल्डर पेड द फर्स्ट कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी, हाँ सही है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी हाउ इज दिस एडवांस रिसीट ट्रीटेड इनिशियली, सही है बिल्कुल। कॉल्स इन एडवांस होगा और कॉल्स इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। तो मुझे पहला ही ऑप्शन मिल गया, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following is not a permitted utilization of the security premium account under section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013? कह रहा है जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। देखो, जब भी आप शेयर इशू करते हो, अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो मान लो 10 रुपये का शेयर है फेस वैल्यू, आपने 12 पे इशू कर दिया, 2 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम की वैल्यू है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्या क्या यूसेज है और क्या क्या नहीं है, उस क्वेश्चन का जजमेंट ये आपसे ले रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, तो ये आंसर नहीं है। फुली पेड अप बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये भी आंसर नहीं है। डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को यूज़ नहीं कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट, तो यही आंसर है। क्योंकि भाई डिविडेंड जो आप पे करते हो वो फ्री रिजर्व से करते हो, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व से करते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के फिक्स्ड यूसेज है, स्पेसिफिक यूसेज हैं, फ्री रिजर्व थोड़ी है जो उससे डिविडेंड पे कर दोगे। डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, पहला भी कर सकते थे, दूसरा भी कर सकते थे। प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन डिबेंचर्स, ये भी कर सकते हो, और ई बायबैक भी कर सकते हो। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने बताया था अभी। डिविडेंड पे नहीं कर सकते इस अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इश्यूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। एक्स लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। प्रीमियम वॉज पेबल ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम पेबल था अलॉटमेंट में। ठीक है, अ शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ओ तो वाइल पासिंग द फॉरफीचर एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी डन व्हाट, शुड बी व्हाट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो, फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिल करना। आपको प्रीमियम मिलने वाला था 2 रुपए का, जब आपने अलॉटमेंट मांगा होगा, जब आपने अलॉटमेंट मांगा होगा तो जनरल एंट्री क्या हुई होगी भाई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जब मांगते हो तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यही तो करोगे भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी तो मांग रहे हो, यही तो होगा। कह रहा है प्रीमियम का अकाउंट मिला नहीं। अब प्रीमियम का अकाउंट मिला नहीं और अगर जब शेयर को कैंसिल करते हो तो ये शेयर कैपिटल को भी डेबिट करोगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करोगे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, द प्रीमियम वॉज पेबल ऑन अलॉटमेंट, अ शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी वाइल पासिंग द फॉरफीचर एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करोगे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप करोगे डेबिट जब भी आप कैंसिल करते हो शेयर। तो देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट का ऑप्शन, और 2 रुपये से डेबिट करोगे, क्योंकि यही 2 रुपये से तो आपने क्रेडिट किया होगा ना। तो डेबिट है आपका, डेबिट विद ₹2, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अच्छा, मैं आपके लिए देखो ये भी ले आया हूँ यहाँ पे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि क्या बोला मैंने, क्योंकि आपके बेसिक्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए चार्ट भी ले आया हूँ। जब भी फॉरफीट करते हो शेयर्स का, जब भी वो इशू करते हो प्रीमियम पे, तो क्या होता है, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होता है तो इस केस में देखो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, देखो लिखा है ना शेयर होल्डर फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। जब अलॉटमेंट मनी ही नहीं दिए तो प्रीमियम के पैसे कहाँ से दिए होंगे? इसलिए आपकी ये एंट्री हो रही है कि शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है जितनी कॉल्ड अप वैल्यू थी उससे, ठीक है, और प्रीमियम वाला भी आपका डेबिट हो जा रहा है जितना आपने प्रीमियम का कॉल किया था वो चीज़ के लिए आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, वो भी हो जाएगा क्रेडिट। जो नहीं मिला पैसा वो क्रेडिट कर दोगे, जो मिल गया उसको फॉरफीचर में कर दोगे क्रेडिट। जो मिल जाता है वो फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि पहले आपने डेबिट किया था मांगते टाइम पे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे शेयर कैपिटल का पैसा मिल गया होता, शेयर प्रीमियम का पैसा मिल गया होता, शेयर कैपिटल में प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम अकाउंट का पैसा मिल गया होता, तो ये एंट्री ना रहती। तुम अगर मिल गया है तो हमारा पैसा हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम पे ही रहेगा, उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं थी। फिर सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल ही डेबिट करते, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है।
जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तब तो आप डेबिट कर रहे हो, तब तो आप डेबिट करोगे, लेकिन अगर पैसा मिल गया होता सिक्योरिटी प्रीमियम का तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो अलॉटमेंट वाला अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम पे आपको पैसा मिल गया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एंट्री की थी सिक्योरिटी प्रीमियम वाली, फिर जब पैसा मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करके क्लोज कर दिया होगा ना, तो शेयर अलॉटमेंट क्लोज हो चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम वाले अमाउंट्स के थ्रू। ठीक है, तो पैसा अगर मिल गया है तो तुम क्लोज नहीं करना, तब ये वाली एंट्री नहीं रहेगी, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी इज जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड एक्सेप्शन टू दिस रूल। अच्छा, कह रहा है कि डिस्काउंट में आप शेयर्स को, ये PYQ है, एग्जाम में आ चुका है एक बार, कह रहा आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ केसेस में कर सकते हो। कौन से केस हैं वो? इश्यू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब राइट इशू में क्या आप डिस्काउंट पे कर सकते हो, शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो, गलत है ये। आप मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे इशू कर सकते हो, बट फेस वैल्यू से कम पे नहीं कर सकते हो। डिस्काउंट का मतलब ही यही होता है कि आप शेयर्स को इशू कर रहे हो फेस वैल्यू से भी कम पे। डिस्काउंट का मतलब होता है आप फेस वैल्यू से भी कम पे शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो वो नहीं कर सकते हो राइट इशू के केस में। ठीक है, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हो। इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक इन IPO, नहीं। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ये सही है बिल्कुल। स्वेट इक्विटी शेयर के केस में, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जो एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, ऑफिसर्स को उनकी मेहनत के लिए उनको हम शेयर्स इशू करते हैं, तो वो हम इनफैक्ट कभी कभी तो हम फ्री का भी कर देते हैं शेयर्स इशू। ठीक है, और हम उसको डिस्काउंट पे भी शेयर इशू कर सकते हैं, तो ये अलाउड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर हमने किसी से लोन लिया होता है और RBI वगैरह या गवर्नमेंट ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आपको शेयर इशू करना पड़ेगा डिस्काउंट पे, तो भी हमको करना पड़ेगा। तो यही दो केस हैं मेजरली जिसपे हम डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बीटा लिमिटेड परचेज द मशीन फ्रॉम गामा लिमिटेड फॉर ₹9,90,000. Payment was made issuing equity shares of 100 each at a premium of ₹10%. 10% है तो 10% ऑफ 100 निकालोगे 10 रुपीज़ आएगा। टोटल आप 110 रुपये में शेयर्स को इशू कर रहे हो 9,90,000 रुपये के सामान के बदले पे। 9,90,000 का सामान लिया था आपने, मशीन ली थी, इसके जगह पे आप पैसे ना देके 110 रुपये का शेयर्स इशू कर रहे हो। पूछ रहा है हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड बाय बीटा लिमिटेड, कितने शेयर्स आपने इशू किए होंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, 9,90,000 डिवाइड बाय 110 कर दो। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे ना, 11 9 99 000 9,000 आ रहा है। मेरा तो पता है, हाँ 9,000 ही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। जेड लिमिटेड फोरफीटेड मतलब कैंसिलेशन 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2. कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्या बात है, क्वेश्चन अभी समझाया था, अभी जनरल एंट्री भी समझाई थी ना। देखो, शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना पड़ेगा, आपको मालूम है। पूछ रहा है किस अमाउंट से करोगे, किस अमाउंट से करोगे। जितना अमाउंट आपने कॉल कर लिया है, टोटल कॉल, जितना अमाउंट आपने कॉल कर लिया है वो सारा आप डेबिट कर देते हो, क्योंकि कॉल करने पे ही आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा। कुछ चमक रहा है। जनरल एंट्री क्या होती है, अगर आपने शेयर कैपिटल अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी आप कॉल करते हो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, तो जितना आपने कॉल कर लिया है, अगर आप शेयर कैंसिल कर रहे हो तो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जितना भी आपने कॉल कर लिया था। और यहाँ बोल रहा है फाइनल कॉल की थी 2 रुपीज़ की, इसका मतलब है 10 का 10 रुपये आपने कॉल कर लिया होगा 500 शेयर में। तो 500 शेयर में अगर 10 रुपये आपने कॉल कर लिया है तो 5,000 रुपये शेयर कैपिटल में आपने क्रेडिट कर दिया है ऑलरेडी। अब अगर कैंसिल कर रहे हो शेयर तो इतना डेबिट करो, तो आंसर होगा 5,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आ गई। फोरफीचर की एंट्री याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पहले भी। ठीक है, शेयर कैपिटल को डेबिट करना है 5,000 से, जितना अमाउंट आपने कॉल कर लिया है। क्रेडिट क्या करते हो, फोरफीचर को, जितना अमाउंट मिल गया है वो फोरफीचर अकाउंट में चला जाता है तो उतना क्रेडिट कर देते हो, बाकी जो नहीं मिला है कॉल उसको भी क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अ कंपनी फोरफीट 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 8 कॉल्ड अप है, यहाँ पे 8 कॉल्ड अप है, ऑन विच होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। इजी है भाई, जो पैसा मिल जाता है वो फिर फोरफीचर में चला जाता है।
₹5 मिल गया है 1000 शेयर में, 5000 रुपये फोर फीचर में चला जाएगा। अब आप पूछोगे सर इसमें अगर शेयर कैपिटल पूछा होता कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो रहा होता तो आंसर क्या होता? तो होता 8 × 1000 8000, क्योंकि ₹8 कॉल किए तो शेयर कैपिटल डेबिट होता 8000 से, बट शेयर फोर फीचर क्रेडिट होता 5000 से। और बाकी ₹3 क्या होते हैं? जितने के पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, जितने पैसे जिस कॉल के पैसे नहीं मिले, मान लो फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देते उन 3000 रुपये से। बात खत्म, समझ में आ गई? बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ रहा है फोर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा, तो जितना आपको मिल गया है ₹5 भाई मिल गया है 1000 शेयर में, 5000 रुपये मिल गया है तो 5000 है ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shareholder was allotted 200 shares of 100 each issued at a premium of ₹20. A shareholder was allotted 200 shares of 100 each issued at a premium of ₹20 payable on allotment. ठीक है, he paid the application money of ₹30. ओके, एप्लीकेशन मनी पे की हुई है 30, बट फेल टू पे द अलॉटमेंट ऑफ 50 इंक्लूडिंग द प्रीमियम। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20। अब इस ₹50 के अलॉटमेंट में ₹20 तो आपका प्रीमियम है, मतलब ₹30 अलॉटमेंट की प्राइस है, तो 30 30 60 और फर्स्ट कॉल 80, ₹20 का कॉल नहीं किया इसने भी, ठीक है, ₹20 कॉल नहीं किए फाइनल कॉल। द शेयर्स वर फॉरफीटेड, ओके, शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अरे तो बड़ा आसान हो गया, फालतू इतनी कैलकुलेशन की। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का ₹20 मांगा था हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम का ₹20 मांगा था और ₹20 हमको मिला नहीं है, तो अगर मांगा होता है प्रीमियम का अमाउंट और हमको नहीं मिला होता है तो उतना अमाउंट हम डेबिट कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ₹20 मांगे थे कितने शेयर में? 200 शेयर में, 200 × 20 कर दोगे 4000 आ जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। 4000 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कहाँ गया ये? देखो बी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अ शेयर होल्डर वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20। अच्छा सेम क्वेश्चन है, मुझे यहाँ तक सेम क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है क्वेश्चन में, लेकिन पूछा दूसरी चीज़ है। द शेयर्स आर फॉरफीटेड, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अच्छा पूछ रहा है कौन कितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट करोगे। मैंने आपको सिखाया था शेयर फॉरफीचर में वो अकाउंट क्रेडिट करो, वो अमाउंट क्रेडिट करोगे जो आपको मिल चुका है। चेक करो कितना मिल गया है, ₹30 मिल गए हैं एप्लीकेशन के, और क्या मिला है? और कुछ मिला ही नहीं है। तो ₹30 मिल गए हैं 200 शेयर में, तो 200 × 30 करोगे कितना आएगा भाई? 6000 आएगा, है ना, 306 और 30 6000 आएगा, तो आंसर भी इसका 6000 होगा। अरे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक बार री इशू की भी बात कर लेते हैं। फॉरफीट कैंसिल करने के बाद री इशू भी कर सकते हो। डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच ₹6 हैज बीन पेड। डायरेक्टर्स कंपनी के थे जिन्होंने 100 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया है 10 रुपीज ईच ऑन विच 6 हैड बीन पेड। ठीक है, ₹6 ऑलरेडी मिल चुके थे, फिर फॉरफीट कर दिया। दी शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ व्हाट। देखो इसका कॉन्सेप्ट है, जितना पैसा आपको कैंसिल शेयर में मिल चुका होता है उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो री इशू करते टाइम पे। तो ₹10 का शेयर है, ₹6 ऑलरेडी मिल गया है, जब दोबारा री इशू करोगे इस ₹10 के शेयर को तो आप ₹6 का डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हो, मतलब ₹4 में आप ये री इशू कर सकते हो। तो उसका आंसर ₹4 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूँ, गला सूख रहा है मेरा। पढ़ लिया? क्या है क्वेश्चन? वाइल पासिंग द जनरल एंट्री फॉर री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स एट अ डिस्काउंट विच अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। अरे बड़ा आसान है, अभी मैंने बताया ना ऊपर जो क्वेश्चन था, ₹6 आपके मिल गए थे तो फॉरफीचर अकाउंट आपका ऑलरेडी फॉरफीट करते टाइम पे क्रिएट हो गया होगा ₹6 से। अब डिस्काउंट आप ₹6 का दे रहे हो या ₹4 का दे रहे हो, जितने का भी डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये फॉरफीटेड अकाउंट जो है आपका यही तो डेबिट करोगे, इसी के थ्रू तो डिस्काउंट दे रहे हो ना। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे। इसी ₹6 को यूज़ कर रहे थे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करोगे। और जो पैसा बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। भाई साहब जो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट पड़ा हुआ था बैलेंस
कैंसिल करने पे जो आपको पैसे मिल गए थे वो आप वापस तो करते नहीं, वो आप ही का हो जाता है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपका हो गया है पैसा, उसमें से कुछ अमाउंट यूज़ कर लिया आपने, जितने के शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए हैं उतने का जो फॉरफीचर है वो पड़ा हुआ था, उसमें से कुछ अमाउंट यूज़ हो गया, जो बचा वो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाता है क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, देखो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन की बात आ गई जो मैंने आपको सिखाया था। कितना पैसा बच गया वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल रिजर्व में। 400 शेयर से 10 रुपये के फॉरफीट कर दिए गए नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर, मतलब कि 8 रुपये मिल गए थे। 400 शेयर्स पे 8 रुपये मिल गए थे, लेकिन रीइश्यू किया गया इनको 9 रुपये पर शेयर में। 400 रुपये में 400 शेयर में अगर 8 रुपये मिल गए थे तो 4 8 32, मतलब आपको 3200 रुपये ऑलरेडी मिल गए हैं जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा फॉरफीट करते टाइम पे। और इन सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 9 रुपये में, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। 400 शेयर्स पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 400 रुपये का डिस्काउंट दिया है। 3200 आपके पास पैसा पड़ा हुआ था, उसमें से 400 रुपये आपने यूज़ कर लिया एज अ डिस्काउंट, बचा कितना पैसा आपके पास 2800 शेयर फॉरफीचर में। और ये शेयर फॉरफीचर का पैसा जो बचा हुआ है 2800, ये कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करोगे, कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे, तो आंसर है 2800, 2800। कैसे, मैंने समझा दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफीटेड ऑन विच ₹4 वॉज पेड। 500 शेयर्स हैं 10 रुपये के, 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफीटेड ऑन विच 4 रुपीज वॉज पेड। ठीक है, ठीक है, 4 रुपये पे हो गए थे। इसका मतलब है अगर फॉरफीचर अकाउंट में मैं एंट्री, फॉरफीचर अकाउंट में देखूं कितना अमाउंट क्रिएट हुआ होगा, तो 500 × 4 हुआ होगा 540 2000 रुपये फॉरफीचर अकाउंट में रखे होंगे अभी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन 500 शेयर में से खाली 300 शेयर को फॉरफीट किया गया। ओ, तो जिनको फॉरफीट किया गया 300 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया। तो जिनको रीइश्यू आप कर रहे हो, जिनको आप रीइश्यू कर रहे होगे उनका ही फॉरफीचर का बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, बाकियों का नहीं कर सकते। मतलब आपके पास इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 2000 रुपये पड़ा हुआ है, ये सही बात है, लेकिन इस 500 शेयर में आपने 300 शेयर्स को ही रीइश्यू किया है ना, तो इसका मतलब है 300 के लिए जो आपके पास फॉरफीचर का बैलेंस पड़ा हुआ है वो 300 × 4 है। तो मतलब 4 3 12, 1200 रुपये आपके पास अवेलेबल हैं एज अ डिस्काउंट देने के लिए इन 300 शेयर्स के लिए, क्योंकि 300 को ही रीइश्यू कर रहे हो। जो बाकी के 200 शेयर्स पे 4 रुपये जो मिले थे आपको, मतलब 800 रुपये जो बाकी के हैं, वो आप तब यूज़ करोगे जब आप बाकी के 200 शेयर्स को रीइश्यू करोगे। अभी आप 300 रीइश्यू कर रहे हो, तो इन 300 का ही फॉरफीचर का अकाउंट यूज़ कर सकते हो फॉर गिविंग द डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट कितने रुपये का दिया है? 2 रुपये का, क्योंकि 8 रुपये में हमने रीइश्यू किया है। 2 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है 300 शेयर्स में। तो अगर मैं डिस्काउंट गिनूँ तो 300 × 2 कर दोगे 600 रुपये आ जाएगा डिस्काउंट, है ना। हाँ, तो 1200 रुपये पड़े हुए थे, 600 रुपये डिस्काउंट दे दिया, कितना बच गया? 600 रुपये। और 600 रुपये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आंसर होगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बस एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, एक और, ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल हो जाएगा खत्म। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ऑब्वियसली आपके होमवर्क के लिए, जो आप घर में पोर्टल पे जाके topkaro.online पे जाके सेबी कोर्स, फ्री कोर्स जो है, उसमें पीडीएफ से बाकी क्वेश्चन भी लगा लेना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। 10,000 के लिए इनवाइट किया गया है, लेकिन 15,000 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है। 3,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, बाकी के एप्लीकेंट्स को प्रो राटा के बेसिस में अलॉटमेंट किया है। प्रो राटा मतलब जिस रेशियो में उन्हें अप्लाई किया हुआ उसी रेशियो में उनको दे दिया, अलॉट कर दिया शेयर्स, क्योंकि सारे तो कर नहीं सकते हम भाई। 3,000 को रिजेक्ट किया ना, तो बचे कितने? 12,000। अब 12,000 हम शेयर अलॉट करेंगे कैसे जब 10,000 की एप्लीकेशन दी थी? तो जितने रेशियो में उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ उसी रेशियो में हमने उनको दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी बंदे ने मतलब मान लो एक सब लोगों ने मिला के कितने के लिए अप्लाई किया है? 12,000 के लिए, 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। उनको मिलेगा कितना टोटल? सिर्फ 10,000 शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि 3,000 तो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो मान के चलेंगे कि 12,000 के लिए अप्लाई किया है और उनको मिलेंगे कितने? 10,000। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक मिस्टर ए है जिसने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो कितने शेयर्स उसको अलॉट होंगे? तो बड़ा इजी है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मैथ्स अच्छी होगी, क्वांट्स तो आप कर ले जाओगे इसको। तो 12,000 का जब अप्लाई करता है, 10,000 देते हैं,
क्वेश्चन ने पूछ रहा है किसी बंदे ने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, तो उसको मान लो x शेयर्स मिलेंगे, ऊपर x कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, ट्रांसपोजिशन करके आंसर आ जाएगा। 10,000 12,000 में 3,000 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ भी 12 2 24 हो जाएगा। 10 इंटू 20 कर दोगे कितना आ जाएगा 200। तो मेरा आंसर तो ऐसे ही आ गया, सीधा सीधा 200 शेयर मिलेंगे जिस बंदे ने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे करना है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में दूसरा तरीका दिया हुआ होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, ये दे रखा है यहाँ का तरीका, जो तरीका समझ में आए वैसे कर लो। मैंने देखो शॉर्टकट आपको बता रखा है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है भाई, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट है, टाइम तो बचाना होगा, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट से करके बताया, और ये अच्छा तरीका भी है। बाकी आपको अगर ये तरीका समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है तो इससे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको मैंने बता दिया है ना, topkaro.online पे जाना, यहाँ पे www.topkaro.online पे जाना, कोर्सेज पे जाना, फ्री कोर्स होगा सेबी का, उसको एनरोल कर लेना फ्री में, और उसके बाद उसमें आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएंगी क्विजेस की, ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।